सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 15 को ख़त्म किया था। अब उसके बाद टॉपिक आता है रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बुक अपने साथ लेके बैठ जाना और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऊपर एक एक्सेप्शन दिया गया था ना, जो एक्सेप्शन सी था, जो कि बात कर रहा था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो उसको लाने के लिए ना, इसको लाने के लिए 93rd अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2005 में, जिससे कि ये ऐड हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना इनेक्ट किया सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006 एक्ट आया, तो ये बना, जिसमें क्या किया गया 27% का रिजर्वेशन दिया गया किसे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। किसमें, सारी सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, इंक्लूडिंग आईआईटी एंड आईआईएम। ठीक है, तो इन सारे हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी दिया गया और बाकी अदर में तो दिया ही गया था। ठीक है, तो अप्रैल 2008 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना वैलिडिटी अपहेल्ड की, कि मतलब इसको वैलिड बताया कि जो भी आपने ये कोटा दिया है ओबीसी को, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो कोटा दिया है, ये तो सही है, बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करिए। अब क्या होता है कि देखिए, जो भी ओबीसी में आते थे, अब ज़रूरी तो है नहीं कि ये सारे के सारे ही गरीब हों, तो इसमें कुछ अमीर भी सेक्शन होंगे, तो उन्हीं को हटाने के लिए ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप लोग इसमें से जो भी अमीर हैं उनके बच्चों को हटाइए, उन्हें ना दीजिए रिजर्वेशन। तो अब कौन कौन आएगा क्रीमी लेयर में जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किनके बच्चों को नहीं रिजर्वेशन मिलेगा। सबसे पहले पर्सन जो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, देन सीईसी, कैग एंड सो ऑन। तो इनके बच्चों को ये ओबीसी, अगर ये ओबीसी से आते हैं तो इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर किन्हें नहीं मिलेगा, तो ग्रुप ए के जो ऑफिसर हैं क्लास 1 एंड ग्रुप बी के क्लास 2 के जो भी ऑफिसर हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, तो उन्हें नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर वो ग्रुप ए में आते हैं और वो किसी भी स्टेट या सेंटर की सर्विसेज में हैं, तो उनके बच्चों को ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई एम्प्लॉय जिसकी पोस्ट इक्विवेलेंट है किनके, ग्रुप ए से, तो कहाँ के एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। ठीक है, देन बैंक्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी। ठीक है, अगर कोई प्राइवेटली भी बहुत अच्छा कमा रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनके बच्चों को भी ऐसा नहीं मिलेगा। देन थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में किन की बात की गई है, तो ये बात की गई है कि अगर कर्नल है, वो मतलब कर्नल की रैंक का एक ऑफिसर है आर्मी में, तो उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, और नेवी में है तो भी नहीं, और एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री में अगर कर्नल के रैंक के हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। उसके बाद चौथे में किन्हें, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, कैसे, मतलब जो प्रोफेशनल आते हैं जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर, कंसल्टेंट एक्सेट्रा, तो इन लोग के बच्चों को भी नहीं रिजर्वेशन मिलेगा। देन सिक्स पॉइंट क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर लैंड उनके पास जो कि एक लिमिट से अबव है। ठीक है, जो एक लिमिट तय की जाती है कि आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपके पास इतने लिमिट का होना चाहिए, सीलिंग अमाउंट एक तय की जाती है, तो उससे अबव का आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चाहे वो वैकेंट लैंड हो, जैसे सिर्फ ज़मीन हो, या फिर उस पर बिल्डिंग बनी हो। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे लोग एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। देन उसके बाद 7 पॉइंट क्या करता है कि पर्सन हैविंग एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अगर उसकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ है तो भी वो उनके बच्चे नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, और यही लिमिट पहले क्या थी 1993 में,
ये 1 लाख थी जिसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया गया, जो कि 2.5 हुई 2004 में, देन 4.5 लाख हुई 2008 में, 6 लाख इन 2013 एंड देन 8 लाख इन 2017 और अभी भी 8 लाख ही है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये अब बात करेंगे हम लोग, जो कि एक्सेप्शन अभी हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, जो कि एक्सेप्शन था डी वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये ऐड किया गया ना 103rd अमेंडमेंट एक्ट से 2019 में, ये अभी हाल ही का नया अमेंडमेंट है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रोविज़न से ऐड करके ना क्या किया गया, 10% का रिजर्वेशन दिया गया किन्हें, एजुकेशनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो कि किसी भी अलग स्कीम में, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम थी जैसे कि SC ST के लिए रिजर्वेशन या OBC के लिए, तो इनमें जो लोग कवर नहीं हुए थे तो उन्हें दिया गया था। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हायर कास्टेस थी उन्हें दिया गया था, जो कि जनरल में आते हैं उन्हें दिया गया था। क्यों, अब आप देख रहे होगे, अपने आसपास ही देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो भी जनरल में आते हैं वो अमीर ही हों, कुछ की हालत बहुत ही ख़राब होती है, कुछ को खाने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी थे, तो उनको भी सपोर्ट करना ज़रूरी हो गया था कि ऐसे लोगों को भी आगे लाया जाए। तो उसके लिए ये 10% का रिजर्वेशन लाया गया। बट इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया कि कौन कौन नहीं कवर किए जाएंगे, इस EWS का फ़ायदा नहीं ले सकते। तो अब इसमें जो बात की गई है ना, पहले देखिए हमने जो बात की थी, तो इसमें अब फैमिली ग्रॉस इनकम की बात की गई है। जो हमने OBC में बात की वो तो पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम, मतलब कोई भी समझिए पेरेंट है या हाँ, तो उनकी इनकम, यहाँ पे पूरी फैमिली की इनकम, अगर फैमिली की इनकम 8 लाख से अबव है तो वो बेनिफिट नहीं ले सकते इनके। अब इस इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, इनकम इंक्लूडेड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जैसे कि सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, और जहाँ से भी इन्हें पैसे आते हैं वो सारे सोर्सेज ऐड की जाएंगी। कब की, समझिए कि उसे अप्लाई करना है 2022 में, तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटस इनकम कब की ली जाएगी, तो 2020 से 21 तक की, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इनकम ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पर्सन हुज फैमिलीज ओज पोजेसन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, ठीक है। तो अब इनमें से अगर उनकी फैमिली के पास कुछ भी है तो वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें पहला है कि 5 एकड़ से ज़्यादा अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो एक्सक्लूड होंगे, वो नहीं इंक्लूड होंगे इनमें। उसके बाद रेसिडेंटियल फ्लैट है अगर उनके पास 1000 स्क्वायर फीट का, तो भी वो नहीं होंगे, मतलब इनसे अबव का है तो वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। देन थर्ड, रेसिडेंटियल प्लॉट है उनके पास 100 स्क्वायर यार्ड का, 100 स्क्वायर यार्ड का से अबव का अगर उनके पास रेसिडेंशियल प्लॉट है किसी नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में, तो वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। देन रेसिडेंशियल प्लॉट है उनके पास कहाँ, 200 स्क्वायर यार्ड का अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, तो उन्हें भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है, द प्रॉपर्टी हेल्ड द फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंटली प्लेस सिटीज वुड बी क्लब्ड वाइल अप्लाइंग फॉर दिस, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होल्डिंग का ये जो सिनेरियो है इसमें, मतलब जिस सेंस में इसमें बात की जा रही है, तो इसमें सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाएगी। जैसे समझिए कि सारी किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी में उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको क्लब करके ये आपकी इनकम देखी जाएगी, ओके। मतलब बहुत ही समझिए कि बहुत कम ही लोगों को मिलता है, इसमें बहुत टाइट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है फैमिली फॉर दिस पर्पस वुड बी, अब इनमें फैमिली में कौन कौन ऐड किया जाएगा, देखिए फैमिली में पहले तो उसके पेरेंट्स ऐड किए जाएंगे,
उसके सिबलिंग्स ऐड किए जाएंगे, भाई बहन कहाँ के, जिनकी एज 18 से नीचे है, ठीक है, वो उनकी इनकम। अब देखिए अभी कुछ लोग कमाते ही 18 से नीचे ही होते हैं, जैसे ऐड करके या म्यूज़िक करके, डांस करके, तो कैसे ना कैसे लोग कुछ ना कुछ करके कमा ही लेते हैं, ठीक है। तो वो सारे इसमें आएंगे। अब 18 से अबव क्यों नहीं, क्योंकि 18 से अबव ना एक एडल्ट हो जाता है, तो अब वो उसकी अलग फैमिली काउंट होने लगती है, ठीक है, कि वो आगे चलेगा, अब वो अपनी नई फैमिली बनाएगा। तो इसीलिए जो 18 से नीचे होंगे सिर्फ उन्हीं की इनकम काउंट की जाएगी। उसके बाद उसके स्पाउस की इनकम, और अगर उसके बच्चे हैं तो उसकी भी इनकम, जो भी छोटे हैं, 18 से छोटे हैं, तो वो भी ऐड की जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 16 रिलेटेड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि कोई भी सिटीज़न के मतलब कोई भी सिटीज़न के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। कौन से? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। किस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो आप इन सारी चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ओनली मेंशन है, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो इनके अलावा और किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बट यहाँ पे भी 4 एक्सेप्शन हैं। जैसे हमने इसमें सारे में पढ़ते आया कि कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या एक्सेप्शन दिए गए हैं, तो अब इसमें भी देख लेते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या एक्सेप्शन दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला है ये बोलता है कि पार्लियामेंट किसी भी एम्प्लॉयमेंट को, किसी भी सर्टेन पोस्ट को वो एक कंडीशन बना सकती है कि वहाँ का स्टेट का ही सिटीज़न कर सकता है, मतलब वहाँ की लोकल जो भी लोग हैं वही कर सकते हैं। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंट एक्ट ऑफ 1957, जो कि एक्सपायर कर जाता है 1974 में। अब इस एक्ट से क्या था कि हमारे देश में काफ़ी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर स्टेट की लगभग अलग भाषा है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए, एफिशिएंट वे में हो पाए, इसके लिए इस तरह का एक्सेप्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो इसे किया गया। अभी भी ये कहाँ कहाँ पे है, मतलब एक्सपायर तो हो गया 1974 में, बट अभी भी 2 स्टेट में है। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, देन सेकेंड है तेलंगाना। ये एक्चुअली बना गया था तो आंध्र प्रदेश के लिए, बट आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना, तो इन दोनों को दिया गया है ये मतलब ये एक्सेप्शन है इनके पास। तो ये अपनी जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट जो भी निकलती हैं वैकेंसियाँ, तो उनमें ये वहाँ के रेसिडेंट्स को एक कंडीशन बना सकते हैं कि वही उन्हीं को ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन्हीं को ये रोज़गार या काम मिलेगा। देन बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या है कि जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो वो किसी भी एक कास्ट के लिए या एक बैकवर्ड क्लास के लिए ना रिजर्वेशन कर सकती है, जो कि एडुकेटली है नहीं, उस सर्विसेज में है नहीं, स्टेट की सर्विसेज में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है खुद को, तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन कर सकती है। अभी जैसे हमने पढ़ा एससी के लिए रिजर्वेशन, एसटी के लिए रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जिसे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ये किया जा सकता है। देन अब कोई जैसे ना एक तीसरे वाले में क्या बात है कि यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए ना डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पे? कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है। अब समझिए कि एक जैसे एक मंदिर का ट्रस्ट है या एक मस्जिद का ट्रस्ट है, ठीक है, तो अब इस ट्रस्ट को चलाने के लिए गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी कि मतलब कौन कौन लोग चलाएगा। तो उसमें क्या है ना कि समझिए टेम्पल हिंदू का होता है, मस्जिद मुस्लिम की है, तो अब ये लोग क्या करेंगे कि जो भी इस ट्रस्ट में बैठेगा, जो भी चेयरमैन या जो भी मेंबर होगा वो हिंदू ही होगा, ठीक है। तो ऐसा
रिजर्वेशन किया जा सकता है, ऐसा एक्सेप्शन किया जा सकता है। और जो कि अगर मस्जिद का कोई बोर्ड है या मुस्लिम लोग का कोई है तो वहाँ पे मुस्लिम को ही अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। देन अब बात कर लेते ना पॉइंट नंबर डी की। तो जो दोस्तों जो पहले रूलिंग आई थी ना कि बैकवर्ड जो वैकेंसी है, जो कैरी फॉरवर्ड रूल था, जो कि ख़त्म कर दिया गया था कि आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसके रिगार्डिंग 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 लाया जाता है, जो कि एक नया प्रोविज़न ऐड करता है आर्टिकल 16 में। अब ये क्या बोलता है कि जो भी, अब समझिए इसमें क्या था कैरी फॉरवर्ड में, कि अगर पिछले ईयर नहीं भरी गई तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, बट वो 50% का जो रिजर्वेशन कोटा एक ईयर में आप सिंगल ईयर में जो कि 50% ही दे सकते हो, उसी में ऐड होंगी। उससे ज़्यादा करोगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो इसी को रिप्लाई करने में, या कहिए कि इसी के रिगार्डिंग इसी रूलिंग के रिगार्डिंग ये अमेंड लाया जाता है। अब ये क्या कहता है कि जो भी ये अनफिल्ड रह जाती हैं वैकेंसियाँ, समझिए 2021 में जो भी अनफिल्ड रह गई, 2% सीटें रह गई या जो 2 सीटें रह गई, तो ये कैरी फॉरवर्ड तो होंगी 2022 में, बट ये एडिशनल होंगी उस 50% के, इसमें ऐड नहीं की जाएंगी। तो समझिए यहाँ की 2% हैं या 2 सीटें हैं, तो ये जो 50% उस ईयर की हैं वो तो होंगी, प्लस ये भी 2 सीटें ऐड होंगी, और ये वायलेट भी होता है तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो यही बोला गया, इसमें ले दे के यही सारी बातें हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं ई वाले की। ई में क्या किया गया, जो 76 अमेंडमेंट था ना, 76 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 में क्या किया गया कि तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट आया 1994 का, जो कि पुट करता है 9 शेड्यूल में। अब 9 शेड्यूल क्यों, क्योंकि 9 शेड्यूल को ना उस टाइम जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था, इन्हें मतलब एक ब्लैंकेट दिया गया था, इम्यूनिटी ब्लैंकेट था 9 शेड्यूल पे, कि जो भी एक्ट या आर्टिकल इसमें पुट किए जाएंगे उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती या उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो इसमें पुट करके उन्होंने 69% रिजर्वेशन दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा था 50% से, ठीक है। अब तो दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं, ये 9 शेड्यूल को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। अब इसमें क्या कहते हैं एक्ट हैं, बट अब ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं रिजर्वेशन फॉर EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब वही जो कि हमने डी वाले की बात की आर्टिकल 15 में, ठीक है। तो उसी के आर्टिकल 15 में जो बातें की गई थी, ठीक है, तो उसी में जो मैंने बताया कि EWS का कोटा लाया गया, गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि कुछ ऐसी भी क्लासेस हैं तो इन्हें भी 10% का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रूप में देना चाहिए, इन्हें भी रिजर्वेशन देना चाहिए सिविल पोस्टेज में और सर्विसेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और कौन EWS में आएगा, जो कि जो प्रीवियस स्कीम जो चलाई जाती SC ST या OBC की, ठीक है, तो इनमें जो नहीं काउंट होते, इनका जो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, सिर्फ वही मतलब जनरल ही EWS में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी या इसमें कौन लोग होंगे, कौन एक्सक्लूड किए जाएंगे, ये भी हमने बात कर लिया है, ठीक है। बट अब ये जो सारे रिजर्वेशन होंगे इसमें कुछ पोस्टें ना एग्जेम्प्ट की जाएंगी। और पोस्टें वो कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड हैं, तो सोचिए, तो मतलब जो भी द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड अबव द लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए ऑफ द सर्विसेज। तो जो भी ग्रुप ए की हैं, ठीक है, जो अबव हैं वो ग्रुप ए में जो भी होंगी उनमें तो नहीं होगा, ऐसा रिजर्वेशन उनमें नहीं किया जाएगा। और जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल बैकग्राउंड वाली पोस्टें, जैसे साइंटिफिक या टेक्निकल हो गई, कैबिनेट की हो गई, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, तो इन सारी चीज़ों में आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। उसके बाद द पोस्ट शुड बी कंडक्टिंग रिसर्च फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी रिसर्च से रिगार्डिंग है, जैसे कि इसरो, DRDO एक्सेट्रा, हाँ, तो
तो आप इन सारी इसमें अगर कोई पोस्ट आती है तो आप उसमें रिजर्वेशन नहीं कर सकते, उनमें इन सारी चीज़ों का रिजर्वेशन कोई नहीं ले सकता। वहाँ पे आप रिजर्वेशन नहीं, अपनी नॉलेज पे, अपनी मेरिट पे ही, मेरिट के दम पे ही वहाँ बैठोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं रखते हैं। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक